हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। कल हमने रेक्टिफिकेशन करने के लिए एरर्स का क्लासिफिकेशन सीख लिया था। एरर्स कितने तरीके के मैंने बोले थे? एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपेंसेटिंग एरर्स। इसमें से कौन से एरर्स में ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट हो सकता है, इसके बारे में मैंने आपको कल नोट डाउन करने को बोला था। मेरे ख्याल से आपने नोट डाउन किया हुआ रहेगा। आज हमें सीखना है कि किस तरह से ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स फिर किया जाता है। सो व्हाट इज द बेसिक टेक्निक फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स? जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अपने को करना है तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने को आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गलती क्या हुई है वो फिर से बार हम लोग रिप्रोड्यूस करके देखेंगे कि बाबा उसने क्या गलती की है। तो फर्स्ट पार्ट इज टू राइट डाउन द रॉन्ग एंट्री। अपने अकाउंटेंट ने या फिर अपने अकाउंटिंग क्लर्क ने, अपने अकाउंटिंग असिस्टेंट ने जो भी कुछ गलती की रहेगी वो गलती हम लिख के रखेंगे पहले। फिर उस गलती को हम लोग रिवर्स करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद में क्या सही होना चाहिए था वो लिख के रखेंगे, और उसके बाद में फिर जो रिवर्स एंट्री है और वो करेक्ट एंट्री है उसको हम लोग जोड़ देंगे तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, फर्स्ट स्टेप इज टू रिकॉर्ड द रॉन्ग एंट्री। जो हुआ है वो लिखो। फर्स्ट स्टेप इज टू रिकॉर्ड द रॉन्ग एंट्री। अरे कलर चेंज नहीं हुआ लगता है, जस्ट अ सेकेंड। ओके ग्रेट, लेट मी नाउ डू इट। हो गया, यस। चलो, फर्स्ट स्टेप इज टू रिकॉर्ड द रॉन्ग एंट्री। फिर रॉन्ग को रिवर्स कर दीजिएगा तो हो जाएगा रिवर्स एंट्री। फिर बाद में थर्ड स्टेप करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री इंडिपेंडेंटली अपने को सोचना है कि ये इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटिंग असिस्टेंट के पास दिया था उसने उसके बारे में गलती से रिकॉर्डिंग करके रखा था, गलत रिकॉर्डिंग किया हुआ था। वो गलत रिकॉर्डिंग को अगर हम लोग इग्नोर कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे, और ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती है तो आप इसको किस तरह से सही तरीके से रिकॉर्ड करोगे वो पहले सोचो। सो उसने क्या किया है और उसको उल्टा कैसे करना है वो सोच के रखा और उसको साइड में रख दिया। उसके बाद में अगर हमारे सामने वो इन्फॉर्मेशन आती थी, वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, तो हम लोग किस तरह से रिकॉर्ड करते थे वो सोचो। फिर उसके गलती को किए हुए रिवर्स एंट्री को हमने सोचे हुए करेक्ट एंट्री के साथ जोड़ दो तो जो मिल जाएगी वो रहेगी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। सो फोर्थ स्टेप इज रेक्टिफिकेशन एंट्री। हाउ टू क्रिएट रेक्टिफिकेशन एंट्री? रिवर्स प्लस करेक्ट इज इक्वल टू रेक्टिफिकेशन। आई एम रिपीटिंग अगेन, रिवर्स प्लस करेक्ट इज इक्वल टू रेक्टिफिकेशन। और उसके बाद अपना जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करने का, उसके अंदर सारा का सारा जर्नल एंट्रीज जो यहाँ पे आया हुआ रहेगा वो फोर्थ एंट्रीज यहाँ पे आने वाला है। फोर्थ एंट्रीज फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर से बार जर्नल के अंदर नहीं लिखने का, सिर्फ फोर्थ एंट्री जो रहेगा रेक्टिफिकेशन का वो अपने को लिखना है। दिस इज द बेसिक आइडिया फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सिंपल टेक्निक है। क्या गलती हुई है वो लिखो, गलती को रिवर्स करो, अगर गलती नहीं होती थी तो हम क्या करते थे वो लिखो, फिर रिवर्स एंट्री को और सही एंट्री को जोड़ दो, जो मिल जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन एंट्री। फिर उस रेक्टिफिकेशन एंट्री को मेन जर्नल एंट्री के अंदर लेके आ जाओ। सो ऊपर के 4 अलग अलग कॉलम्स है वो वर्किंग नोट है, और नीचे जो है वो इन द जर्नल ऑफ सो एंड सो वहाँ पे सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री आता है। वहाँ पे फिर से रॉन्ग, फिर से रिवर्स, फिर से करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। दीज आर द बेसिक थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। फिर एक छोटा सा पॉइंट है, शायद आज समझ में आएगा ना आएगा, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है, इसके लिए बता के रखता हूँ। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप और प्रॉब्लम करते जाओगे वैसे आपको समझेगा, अरे यार आनंद सर ने अपने को बहुत अच्छा बता के रखा था, इसका अपने को फ़ायदा हो रहा है। तो अभी याद रखिए कि आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कब कर रहे हो उसके हिसाब से आपके एंट्रीज किस तरह से होगी उसमें फ़र्क पड़ता है। मतलब क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अगर आप एक स्टेप करने के बाद करोगे तो शायद आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री अलग हो जाएगी। अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स दूसरी स्टेप करने के बाद में करोगे तो आपकी एंट्री अलग हो जाएगी, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स तीसरी स्टेप करने के बाद करोगे तो आपकी एंट्री अलग हो जाएगी। सर ये क्या है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप? सबसे पहले हम क्या करते हैं हमेशा, सबसे पहले हम अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बनाते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद में हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। उसके बाद में हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। उसके बाद में हम लेजर का बैलेंसिंग करते हैं। एंड हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उसके बाद में हम लोग फाइनल अकाउंट्स मतलब पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना देते हैं। ये हमारा फ्लो ऑफ
ट्रांजैक्शंस है, फ्लो ऑफ अकाउंटिंग है। सबसे पहले क्या बनेगा, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बनेगा, सेल्स बिल, परचेज बिल, पेमेंट वाउचर, चेक, ऐसा कुछ अलग अलग चीज़ें आपका जो बन रहा है वो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बनते जाएगा। उसके बाद में फिर उस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अपना अकाउंटेंट एंट्री करेगा। वो सब्सिडरी बुक में एंट्री होगी, नहीं तो जर्नल में एंट्री हो जाएगी, नहीं तो कैश बुक में एंट्री हो जाएगी। उस एंट्री का सेकंड इफेक्ट देने के लिए हम लोग लेजर में चले जाएंगे। लेजर में उसके पोस्टिंग होगी। अगर सपोज सब्सिडरी बुक वाली एंट्री है तो परचेस का सारा टोटल एक ही बार परचेस अकाउंट में जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल एंट्रीज का पोस्टिंग अलग अलग इंडिविजुअल अकाउंट में जाएगा। सेल्स रहेगा तो सेम, परचेस रिटर्न रहेगा तो सेम, सेल्स रिटर्न रहेगा तो सेम। अगर कैश बुक वाली एंट्री रहेगी तो कैश बुक वर्क्स इन टू डिफरेंट कैपेसिटीज, इट वर्क्स लाइक अ जर्नल, एट द सेम टाइम इट वर्क्स लाइक अ लेजर। इसलिए कैश बुक के अंदर किए हुए एंट्री का सिर्फ एक ही इफेक्ट अपने को लेजर में देने का रहता है, उसका दो देने का जरूरत नहीं पड़ता है। सब्सिडरी बुक का कैसे किया, परचेस अकाउंट में भी जाना और सप्लायर अकाउंट में भी जाना। सेल्स बुक का कैसे किया, सेल्स अकाउंट में भी जाना और कस्टमर अकाउंट में भी जाना। लेकिन कैश बुक के बारे में क्या बोलेंगे, कैश बुक में आ चुका है ना, अभी सिर्फ लेजर में सिर्फ अपोजिट पार्टी का नाम लिख के उसमें एंट्री कर दो, काम खत्म हो जाएगा। अगर जर्नल वाउचर रहेगा तो फिर लेजर के अंदर दोनों अकाउंट का पोस्टिंग करना पड़ेगा। इस तरह से अपना लेजर पोस्टिंग हो जाता है। इतना होने के बाद जब साल खत्म हो जाएगा तब हम लोग लेजर अकाउंट का बैलेंसेस कैलकुलेट करेंगे, कैश बुक का बैलेंसेस कैलकुलेट करेंगे और उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में हम लोग साल के एंड में अपने जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हमको बैंक को देने हैं, गवर्नमेंट को देने हैं, वो सारे के सारे फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह। इसको पूरा कर देंगे। दिस इज हाउ द अकाउंटिंग फ्लो हैपन्स। अब इसके अंदर अगर आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सपोज मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करता हूं, अगर आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सपोज यहां पे कर दिया, इफ यू डू रेक्टिफिकेशन हियर, देन योर मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन विल चेंज स्लाइटली। नहीं सर, मैंने ना पहला दूसरा तीसरा स्टेप होने के बाद रेक्टिफिकेशन नहीं किया है, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हो गया, चौथा स्टेप मतलब लेजर का बैलेंसेस भी बना के हो गया और ट्रायल बैलेंस भी बना के हो गया। और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मुझे समझा अरे ये तो टैली नहीं हो रहा है, ये इम्बैलेंस है। फिर मुझे समझा अरे इसमें गलती है तो चलो रेक्टिफाई करने को जाता हूं। मतलब सपोज मैंने डिसाइड किया कि मैं रेक्टिफिकेशन यहां पे करना चाहता हूं, तो मेरा रेक्टिफिकेशन का जो एंट्री है जो चौथे कॉलम में आता है वो थोड़ा अलग हो जाएगा। और अगर लेजर पोस्टिंग करके हो गया था, मतलब अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बना के हो गया, अकाउंटिंग एंट्री करके हो गया, लेजर पोस्टिंग करके हो गया, लेजर बैलेंसिंग एंड ट्रायल बैलेंस बना के हो गया, ट्रायल बैलेंस बनाने के टाइम समझा कि यार ये इम्बैलेंस्ड है, ये टैली नहीं हो रहा है, मतलब एक्चुअली हमें रेक्टिफिकेशन करना चाहिए, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहिए, बाद में बैलेंस शीट बनाना चाहिए, लेकिन हमको जरा अर्जेंसी थी, बैंक को फट से सबमिट करना था क्योंकि फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग लोन एक्सेट्रा। हमने बैंक मैनेजर को बोला सर हमारे अकाउंट से थोड़ा सा गलती है, वो अभी तक सस्पेंस अकाउंट है, उसके अंदर थोड़ी गड़बड़ हो रही है। वो बोलते सर ठीक है आप मुझे भी प्रोविजनल भर दो, मैं पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के लेता हूँ, बाद में आप रेक्टिफाई करके मुझे फिर से बता दो। तो बाद में हमने आराम से रेक्टिफिकेशन करने को डिसाइड किया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन चुका है, ट्रायल बैलेंस तो बन ही गया था, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन गया है, बैलेंस शीट भी बन गई है। और बाद में हमको अगले साल बैठ के हम ढूंढ रहे हैं कि यार पिछले साल में क्या क्या गलती हुई थी, तो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन होगा। तो इन दैट केस यू विल फाइंड दैट तुम्हारा रेक्टिफिकेशन एंट्री थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि स्टेप 1 और स्टेज 1 अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आप कब कर रहे हो, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, मतलब इसके पहले कर रहे हो, यहां पे कर रहे हो, इन दैट केस यू विल फाइंड दैट आपका स्टेज ऑफ कंप्लीशन थोड़ा सा अलग है। अभी बहुत सारी आगे की चीजें बाकी है, मतलब रेक्टिफिकेशन थोड़ा आसानी से हो जाएगा। इसमें सस्पेंस अकाउंट आने वाला नहीं है, इसमें सस्पेंस अकाउंट आता नहीं है। विदाउट सस्पेंस अकाउंट आप इसका ट्रायल अपना रेक्टिफिकेशन पूरा कर सकते हो। सेकंड सिचुएशन, नहीं सर मैंने मस्त से ट्रायल बैलेंस बना के हो गया है, ट्रायल बैलेंस बना के हो गया है, लेकिन मेरा फाइनल अकाउंट्स मतलब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का बाकी है। मैं बोलूँगा अच्छा, यानी कि यू आर कंसिडरिंग रेक्टिफिकेशन एट दिस स्टेज। तो ऐसी सिचुएशन है तो फिर आपका भी सस्पेंस अकाउंट आने वाला है। सस्पेंस अकाउंट आने वाला है क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, तो उसको टैली करने के लिए आपने बोला हाँ यहाँ पे कुछ तो है लेकिन क्या दिखता नहीं है, तो उसका नाम है सस्पेंस। तो आपने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। सिंस यू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस इट इज ऑब्वियस दैट आपका सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो चुका है। नाउ लास्ट पार्ट कि अगर सर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद, बैलेंस शीट बनाने के बाद, मतलब फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद में रेक्टिफिकेशन किया रहेगा, तो तब तो सस्पेंस अकाउंट भी रहेगा और जहां जहां पे नॉमिनल अकाउंट को फटका लगता रहेगा, आपके रेक्टिफिकेशन एंट्री में किसी नॉमिनल अकाउंट को फटका लगता रहेगा,
तो उसके लिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी आएगा। जरा अलग टाइप का प्रॉब्लम है, लेकिन ये जनरली 11वीं के क्लास में किधर भी आते नहीं है। दिस टाइप के प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज इन CAFC सिलेबस। CA फाउंडेशन कोर्स करने का होगा तब मैं सिखाऊंगा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। तो आपका बैलेंस शीट बनाने के बाद में ट्रायल बैलेंस बन चुका था, सस्पेंस अकाउंट आ चुका था, फिर भी अब आगे चले गए, आपने P&L अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, अगले साल में आराम से बैठ के पिछले साल में क्या क्या गलती हुई तो ढूंढने को बैठे, तो इन दैट केस आपको सस्पेंस अकाउंट तो यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस यूज़ किया हुआ है, आपने बना के हो गया आपका। और साथ साथ में आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि आप जो रेक्टिफिकेशन एंट्री कर रहे हो उस रेक्टिफिकेशन एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट को धक्का लग रहा है क्या। अगर हाँ तो आपको उसके लिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी यूज़ करना पड़ेगा, वरना P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। सबसे पहले क्या बोला मैंने कि यू कैन डिटेक्ट द एरर इवन बिफोर ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। मतलब सब अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट हो गया, एंट्री हो गया, लेजर पोस्टिंग हो गया, और ट्रायल बैलेंस बनाने को चालू करने वाले थे, तुमने बोला नहीं रुको रुको, घाई क्या करने का, एक बार सब चेक करते हैं सब बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, सब डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड किया क्या, सबका अकाउंटिंग एंट्री बराबर किया है क्या, सबका पोस्टिंग किया है क्या, सबका टोटलिंग बराबर किया है क्या, पहले चेक करो, बाद में आराम से ट्रायल बैलेंस बनाओ, घाई करने की जरूरत नहीं है। वी आर वेरी सिस्टमेटिक पीपल, हम लोग सब टाइम टू टाइम करते हैं। साल के अंदर हमने ज़्यादा कुछ पेंडिंग रखा नहीं है, तो अपने पास अभी बहुत सारा समय है, हम बराबर से सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का घाई करने के पहले एक बार सब आग के नीचे एक बार देख लो भैया बराबर है कि गलत है करके। अगर बराबर रहेगा तो काम खत्म, देन इन दैट केस यू कैन कंसिडर हम लोग आगे जाते हैं, ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, फिर वो टैली ही हो जाएगा। लेकिन टैली नहीं हुआ तो अभी कभी रेक्टिफाई कर लो, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही सब रेक्टिफिकेशन हो जाता है। तो ऐसे वक्त आपका सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होने के पहले ही सब चीज़ें हो जाती है। मतलब ऐसे रेक्टिफिकेशन में जो चौथा कॉलम है अपना रेक्टिफिकेशन कॉलम, उसमें सस्पेंस अकाउंट का नाम आने वाला नहीं है। दिस इज द बेसिक थिंग टू बी केप्ट इन माइंड। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग सब पूरा कर देते हैं, डॉक्यूमेंट एंट्री पोस्टिंग, फिर बैलेंसिंग कर देते हैं, बैलेंसिंग करने का ट्रायल बैलेंस भी बना लेते हैं, और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो अपने को समझते अरे यार मेरा गलती हो गया है, चलो मैं ढूंढने को जाता हूँ, फिर ढूंढने को जाते हो। तो रेक्टिफिकेशन का जो चौथा कॉलम है उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट को भी यूज़ करना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन एंट्री में। और अगर आप उससे भी आगे चले गए हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के, बैलेंस शीट बना के, अगले साल जाने के बाद में फिर से पीछे में क्या क्या गलती हुई थी उसको ढूंढने को जा रहे हो, तो आपका सस्पेंस अकाउंट अफेक्ट हो ही जाएगा, और साथ साथ में P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी अफेक्ट हो जाएगा। सो दीज आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन। अब मैं कल के लेक्चर में क्या करने वाला हूँ, ये आपको चारों फॉर्मेट जो है उसके हिसाब से, और वो जर्नल में रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे करने का वो भी सिखाने वाला हूँ। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूँ। ये ठीक से देख लेने का है कि पहले जो गलती हुई वो लिखो, फिर जो रिवर्स करना है और गलती को रिवर्स करके देखो, उसके बाद में क्या होना चाहिए था, मतलब करेक्ट एंट्री लिखो, फिर रिवर्स को और करेक्ट को कंबाइन करो, और जो बन जाएगी वो रह जाएगी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। सो दीज आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। दिस इज वेरी इजी टॉपिक इफ यू अंडरस्टैंड जर्नल एंट्रीज, एंड दिस इज डिफिकल्ट टॉपिक इफ यू डोंट अंडरस्टैंड जर्नल एंट्री। और कल के प्रॉब्लम में सस्पेंस अकाउंट का झंझट नहीं आएगा, टेंशन मत लो, लेकिन परसों के प्रॉब्लम में, उसके आगे के प्रॉब्लम नहीं, कल और परसों के प्रॉब्लम में नहीं आएगा। फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स नो सस्पेंस अकाउंट, उसके आगे के प्रॉब्लम में सस्पेंस अकाउंट आना चालू हो जाएगा, और एग्जाम में यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ये टाइप के प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं, ये टाइप के प्रॉब्लम बहुत कम आते हैं, और ये तो 11वीं के सिलेबस में है ही नहीं। ये हम लोग आगे जाके जब बड़ा और थोड़ा हायर लेवल का पढ़ाई करेंगे तब इसको देखेंगे कि आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स क्या होता है। जनरली दिस इज नॉट डन इन रियल लाइफ ऑल्सो। वाई? रियल लाइफ में जब ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक आ चुकी है तो पहले उसी को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग लग जाते हैं। मिस्टेक को रहने दो और फाइनल अकाउंट्स बनाओ, ऐसा कोई कंसिडर करता नहीं है। कभी कभार अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या करने का, वो भी अकाउंट्स के पास उसका भी आंसर है। अकाउंट्स एक सिस्टमेटिक सिस्टम है, सिस्टमेटिक साइंस है, हर चीज़ का आंसर है, हर चीज़ का जवाब है उसके पास। कि बाबा नहीं एक आध बिजनेस ने ऐसा कर दिया और बाद में उसको रेक्टिफाई करने का रहेगा तो क्या करने का, तो वो भी अकाउंट्स बता सकता है। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई वॉन्ट यू टू बी देयर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।